हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी एंड फास्ट लर्निंग पर। तो आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास गबन का भाग 4 का पहला पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाटक उस वक्त पास होता है जब रसिक समाज उसे पसंद कर लेता है। बारात का नाटक उस वक्त पास होता है जब राह चलते आदमी उसे पसंद कर लेते हैं। नाटक की परीक्षा 4-5 घंटे तक होती रहती है। बारात की परीक्षा के लिए केवल इतने ही मिनटों का समय होता है। सारी सजावट, सारी दौड़ धूप और तैयारी का निपटारा 5 मिनटों में हो जाता है। अगर सबके मुंह से वाह वाह निकल गया तो तमाशा पास, नहीं तो रुपया, मेहनत, फिक्र सब अकारक। दयानाथ का तमाशा पास हो गया। शहर में वह तीसरे दर्जे में आता, गांव में अव्वल दर्जे में आया। कोई बाजू की धो-धो पोपो सुनकर मस्त हो रहा था, कोई मोटर को आंखें गाड़ गाड़ कर देख रहा था। कुछ लोग फुलवारियों के तक देख देख कर लौट जाते थे। आतिशबाजी ही मनोरंजन का केंद्र थी। हवाइयां जब सतह से ऊपर जाती और आकाश में लाल, हरे, नीले, पीले कुमकुमे से बिखर जाते, जब चरखियां छूटती और उनमें नाचते हुए मोर निकल आते, तो लोग मंत्रमुग्ध से हो जाते थे। वाह, क्या कारीगरी है! जालपा के लिए इन चीजों में लेस मात्र भी आकर्षण न था। हाँ, वह वर को एक आंख देखना चाहती थी, वह भी सबसे छिपाकर। पर उस भीड़ भाड़ में ऐसा अवसर कहाँ? द्वार-चार के समय उसकी सखियां उसे छत पर ले गईं और उसने रमानाथ को देखा। उसका सारा विराग, सारी उदासीनता, सारी मनोव्यथा मानो छूमंतर हो गई थी। मुंह पर हर्ष की ललिमा छा गई। अनुराग स्फूर्ति का भंडार है। द्वार-चार के बाद बारात जनवासे चली गई। भोजन की तैयारियां होने लगी। किसी ने पूरियां खाई, किसी ने उपलों पर खिचड़ी पकाई। देहात के तमाशा देखने वालों के मनोरंजन के लिए नाच गाना होने लगा। 10 बजे सहसा फिर बाजे बजने लगे। मालूम हुआ कि चढ़ावा आ रहा है। बारात में हर एक रस्म डंके की चोट पर अदा होती है। दूल्हा कलेवा करने आ रहा है, बाजे बजने लगे। बारात में हर एक रस्म डंके की चोट पर अदा होती है। दूल्हा कलेवा करने आ रहा है, बाजे बजने लगे। समधी मिलने आ रहा है, बाजे बजने लगे। चढ़ावा ज्यों ही पहुंचा, घर में हलचल मच गई। स्त्री, पुरुष, बूढ़े, जवान सब चढ़ावा देखने के लिए उत्सुक हो उठे। ज्यों ही किस्तियां मंडप में पहुंची, लोग सब काम छोड़कर देखने दौड़े। आपस में धक्कम धक्का होने लगा। मानकी प्यास से बेहाल हो रही थी, कंठ सूखा जाता था। चढ़ावा आते ही प्यास भाग गई। दीनदयाल मारे भूख प्यास के निर्जीव से पड़े थे। यह समाचार सुनते ही सचेत होकर दौड़े। मानकी एक एक चीज को निकाल कर देखने और दिखाने लगी। वहां सभी इस कला के विशेषज्ञ थे। मधु ने गहने बनवाए थे, औरतों ने पहने थे। सभी आलोचना करने लगे। चूहे दंती कितनी सुंदर है, कोई 10 तोले की होगी। वाह, 11.5 तोले से रत्ती भर भी कम निकल जाए तो कुछ हार जाऊं। यह शेर दहा तो देखो, क्या हाथ की सफाई है। जी चाहता है कारीगर के हाथ चूम लूं। यह भी 12 तोले से कम ना होगा। वाह, कभी देखा भी है 16 तोले से कम निकल जाए तो मुंह ना दिखाऊं। हाँ, माल उतना चोखा नहीं है। यह कंगन तो देखो, बिल्कुल पक्की जड़ाई है। कितना बारीक काम है कि आंख नहीं ठहरती। कैसा दमक रहा है। सच्चे नगीने हैं। झूठे नगीनों में यह आप कहाँ। चीज तो यह गुलू बंद है। कितने खूबसूरत फूल हैं और उनके बीच के हीरे कैसे चमक रहे हैं। किसी बंगाली सुनार ने बनाया होगा। क्या बंगालियों ने कारीगरी का ठेका ले लिया है? हमारे देश में एक से एक कारीगर पड़े हुए हैं। बंगाली सुनार बेचारे उनकी क्या बराबरी करेंगे। इसी तरह एक एक चीज की आलोचना होती रही। सहसा किसी ने कहा, चंद्रहार नहीं है क्या? मानकी ने रोनी सूरत बनाकर कहा, नहीं, चंद्रहार नहीं आया। एक महिला बोली, अरे चंद्रहार नहीं आया?
दीनदयाल ने गंभीर भाव से कहा, और सभी चीज तो है, एक चंद्रहार ही तो नहीं है। उसी महिला ने मुंह बनाकर कहा, चंद्रहार की बात ही और है। मानकी ने चढ़ाव को सामने से हटाकर कहा, बेचारी के भाग में चंद्रहार लिखा ही नहीं है। इस गोलाकार जमघट के पीछे अंधेरे में आशा और आकांक्षा की मूर्ति से जालपा भी खड़ी थी, और सब गहनों के नाम कान में आते थे, चंद्रहार का नाम न आता था। उसकी छाती धक धक कर रही थी। चंद्रहार नहीं है क्या? शायद सबके नीचे हो, इस तरह वह मन को समझाती रही। जब मालूम हो गया चंद्रहार नहीं है, तो उसके कलेजे पर चोट सी लग गई। मालूम हुआ देह में रक्त की बूंद भी नहीं है, मानो उसे मूर्छा आ जाएगी। वह उन्माद की सी दशा में अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रोने लगी। वह लालसा जो 8-7 वर्ष हुए उसके हृदय में अंकुरित हुई थी, जो इस समय पुष्प और पल्लव से लदी खड़ी थी, उस पर वज्रपात हो गया। वह हरा भरा लहलहाता हुआ पौधा जल गया, केवल उसकी राख रह गई। आज ही के दिन पर तो उसकी समस्त आशाएं अवलंबित थीं। दुर्दैव ने आज वह अवलंब भी छीन लिया। उस निराशा के आवेश में उसका ऐसा जी चाहने लगा कि अपना मुंह नोच डाले। उसका वश चलता तो वह चढ़ावे को उठाकर आग में गे देती। कमरे में एक आले पर शिव की मूर्ति रखी हुई थी। उसने उसे उठाकर ऐसा पटका कि उसकी आशाओं की भांति वह भी चूर चूर हो गई। उसने निश्चय किया, मैं आभूषण ना पहनूंगी। आभूषण पहनने से होता ही क्या है? जो रूप विहीन हो वे अपने को गहने से सजाए। मुझे तो ईश्वर ने यूं ही सुंदरी बनाया है, मैं गहने ना पहनकर भी बुरी ना लगूंगी। सस्ती चीजें उठा लाए, जिसमें रुपए खर्च होते थे उसका नाम ही ना लिया। अगर गिनती ही गिनानी थी तो इतने ही दामों में इसके दूने गहने आ जाते। वह इसी क्रोध में भरी बैठी थी कि उसकी 3 सखियां आकर खड़ी हो गईं। उन्होंने समझा था जालपा को अभी चढ़ावे की कुछ खबर नहीं है। जालपा ने उन्हें देखते ही आंखें पोंछ डाली और मुस्कुराने लगी। राधा मुस्कुराकर बोली, जालपा, मालूम होता है तूने बड़ी तपस्या की थी, ऐसा चढ़ावा मैंने आज तक नहीं देखा था। अब तो तेरी सब साठ पूरी हो गई। जालपा ने अपनी लंबी लंबी पलकें उठाकर उसकी ओर ऐसे दीन नजरों से देखा, मानो जीवन में अब उसके लिए कोई आशा नहीं है। हाँ बहन, सब साठ पूरी हो गई। इन शब्दों में कितनी अपार मर्मांतक वेदना भरी हुई थी, इसका अनुमान तीनों युवतियों में कोई भी ना कर सकी। तीनों कौतूहल से उसकी ओर ताकने लगी, मानो उसका आशय उनकी समझ में ना आया हो। बासंती ने कहा, जी चाहता है कारीगर के हाथ चूम लूं। शहजादी बोली, चढ़ावा ऐसा ही होना चाहिए कि देखने वाले भड़क उठें। बासंती, तुम्हारी सास बड़ी चतुर जान पड़ती है, कोई चीज नहीं छोड़ी। जालपा ने मुंह उधर कर कहा, ऐसा ही होगा। राधा, और तो सब कुछ है, केवल चंद्रहार ही नहीं है। शहजादी, एक चंद्रहार के ना होने से क्या होता है बहन, उसकी जगह गुलूबंद तो है। जालपा ने वक्रोक्ति के भाव से कहा, हाँ, देह में एक आँख के ना होने से क्या होता है, और सब अंग होते ही हैं। आंखें हुई तो क्या, ना हुई तो क्या। तो फ्रेंड्स, भाग 4 का पहला पार्ट हमारा यहीं खत्म हुआ। अगला पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।